क्या ही फ़र्क पड़ता है लिखने में साथ साथ। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन देख रहे थे हम आइंस्टाइन की, जिसके अंदर उसने सबसे पहले हमें बताया कि काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेनेशन करी उसने कि कैसे होती है। तो उसने बोला कि जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है ना न्यू, वो अगर ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक। देन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम म्यू अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी म्यू, है ना। ये सब चीज़ें फालतू हैं। अब तो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटोन की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन की। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना वो किस पर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है इंसिडेंट रेडिएशन की। बस इस पूरे का बस यही सिंपल सा सार है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटोन की, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिसका मतलब है म्यू ज़्यादा है म्यू नॉट से। दूसरा उसने क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझाया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट को, कि जब न्यू बराबर न्यू नॉट हो जाए वहाँ पर की वैल्यू हो जाती है 0, है ना। कि अब है ना, अब अगर मान लो कि ये कम है, यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव में हो जाती है ना, नेगेटिव हो जाएगी। एंड वर्क इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए निकलेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो नो मैटर हाउ इंटेंस द रेडिएशन इज़, फ़र्क नहीं पड़ता कितनी ज़्यादा इंटेंस है रेडिएशन, जब तक फ्रिक्वेंसी कम होगी जब तक नहीं निकलेंगे, जो कि हम इतनी बार पढ़ के आ चुके हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन करी इंटेंसिटी की इंक्रीज इन इंटेंसिटी की, जब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी इसका मतलब ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी होगी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। जो इंक्रीजमेंट होता है इंटेंसिटी के ऊपर, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, उसका नंबर बढ़ना पर यूनिट टाइम। एज ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, की एक जो फोटोन है यानी एक जो क्वाट्रा है, यानी एक जो एनर्जी का बंडल है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है विद इंक्रीज, है ना। सो द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटोन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। जो नंबर ऑफ फोटोन होंगे कि जो उस सोर्स से मेटल सरफेस पे कर रहे हैं वही तो बढ़ेंगे ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तो एक ही निकालेगा। अब है ही 10 तो 20 फेंक दो, चाहे निकलेंगे तो 10। और चौथा क्या होता है, टाइम लैग के बारे में। टाइम लैग हैं, तो टाइम लैग के लिए क्या बोला है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है इज़ ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन, कि आते हैं भिड़ते हैं और फिर निकलते हैं। अब फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, कि फोटोन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है, कैरियो क्लास की बात है, इलास्टिक कोलिजन कांटेक्ट होता है। हाँ, थोड़े से टाइम के लिए। इफ़ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फोटोन, अगर जो फोटोन के द्वारा एनर्जी दी जा रही है, अगर वो ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, या फिर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा वो ऑक्योर होगा विदाउट एनी टाइम लैग। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है किसी भी मेटल के अंदर इन ए सिंगल इवेंट, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड, it is not continuous absorption of energy, hence there is no time lag between incident of photon emission and emission of electron, जो कि होता है 10 की पावर -9 सेकेंड्स। कि कोई टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग क्यों नहीं होता, कि जो एनर्जी, अगर इफ़ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ फोटोन इज़ ग्रेटर देन, कि जो एनर्जी फोटोन के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे वो किसी भी टाइम लैग के बिना ओक्योर होंगे। क्योंकि क्या बोला गया है, देख फोटोन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, यानी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एमिशन के लिए उससे ज़्यादा है फोटोन की एनर्जी, इसलिए कोई भी टाइम लैग नहीं होगा एमिशन के लिए। जो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी का किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी एक सिंगल इवेंट के अंदर, मतलब कोई भी एक सिंगल इवेंट हो रहा है उसके अंदर जो मेटल के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना फोटोन की, वो जो एनर्जी है
द एनर्जी रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेडिएशन फ्रॉम द फोटोन, उसे क्वांटाइज कर दिया जाता है। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एक कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ये एनर्जी का। हैंस देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना समझ लो, क्योंकि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो ज़्यादा होती है वर्क फंक्शन से, इसलिए लगातार कोई भी टाइम लैग नहीं होता। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन की एनर्जी होती है और जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बिना किसी टाइम लैग के हो जाते हैं, जो कि होता है 10⁻⁹ सेकेंड्स। अब आ जाते हैं एक हेडिंग के ऊपर, डुअल नेचर, है ना। तो लाइट रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर, जो कि होती है वेव या फिर पार्टिकल। जो फिनोमेना होता है लाइक इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, है ना, कि इंटरफेरेंस हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इन सब को हम सिर्फ वेव के अंदर पढ़ सकते हैं। पर जैसे हो गया, है ना, एंड फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, कम्पटन इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, इन सब को हम पार्टिकल के पीस में पढ़ेंगे तभी समझ आएंगे, इसलिए डुअल नेचर है। तो जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इन सब के लिए वेव, बाकी के लिए पार्टिकल। बस इतना ही था इसमें। और डी ब्रोगली है बस आखिरी टॉपिक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, है ना, फटाफट से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 2 पन्ने बचे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट, 1924 में फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रोगली दुष्यंत ने सजेस्ट किया एक हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने बोला कि एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव, समटाइम्स एक्ट्स एज अ पासिव पार्टिकल, कि अगर कोई भी एक चलता फिरता मटेरियल है ना, मटेरियल पार्टिकल है, वो कभी कभी तो वेव के रूप में बिहेव करता है, एक्ट करता है, कभी कभी पार्टिकल के रूप में करता है। एंड अ वेव इज एसोसिएटेड with a moving particle, this is called matter wave, and de Broglie whose wavelength is called de Broglie wavelength। क्या बोला गया, एंड अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, कि मूविंग पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके साथ जो हमारे पास वेव है ना, उस वेव को हमने बोल दिया वेव मैटर, दिस इज कॉल्ड वेव मैटर। एंड डी ब्रोगली हुज वेवलेंथ इज कॉल्ड, और डी ब्रोगली ने सब बताया इसलिए इसे बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। एक मैटर है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है गौरव, है कोई भी अरे मटेरियल, ये क्या है, पर ये ज़्यादा जोर लगाने से स्क्रीन, दूसरा नोटपैड में ट्राई करने हो रहा है। और देखा अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इधर तो कुछ नहीं हो रहा, इस साइड से ट्राई कर, इस साइड नहीं है, देखा था। है ना, तो सिंपल सा है हाइपोथेसिस इसका, कि एक मूविंग पार्टिकल है, वो या तो वेव के रूप में करेगा या तो पार्टिकल के, कभी वेव में करता है, कभी पार्टिकल के रूप में एक्ट करता है, ठीक है। एंड अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, कि एक वेव को एसोसिएट करा जाता है एक मूविंग पार्टिकल के साथ, है ना, कि मूविंग पार्टिकल है तो वेव तो होगी ही। दिस इज कॉल्ड वेव, दिस इज कॉल्ड मैटर वेव, उसे मैटर वेव बोलते हैं, किसी मैटर की वेव। और डी ब्रोगली ने जिसकी वेवलेंथ है तो उसे बोल दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, उस वेव मैटर की वेवलेंथ तो होगी ना, उसे डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दिया। वेवलेंथ का फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, फोटो चाहे फोटोन का हो h/p, यहाँ पे p की वैल्यू है mv, लैम्डा की वैल्यू होगी h/mv। बस डेरिवेशन कैसे करते हैं देख लो भाई, वही है e की पावर, हमें पता है h नहीं होता है, उसमें पी कर रहा था, पी को एम कर दिया बस, mc था, mv एक ही बात है, और e बराबर mc स्क्वायर होता है, तो mc स्क्वायर बराबर h न्यू हो गया, है ना, h न्यू हो गया। अब न्यू की वैल्यू होती है c/में लैम्डा, 1 से 1 गया, m लैम्डा बराबर में h होता है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो h/m
और एक सी है, बस यही है। ये एम सी को हम बोल सकते हैं पी, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन में पी। वही है बस ये फॉर्मूला बस यूँ डेराइव है और कुछ नहीं है इसमें। आइंस्टीन का भी यही है, डी ब्रोगली हाँ, तो इसका मतलब ये देख लो कि जो लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ होती है, वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। मोमेंटम ज़्यादा वेवलेंथ कम, मोमेंटम कम वेवलेंथ ज़्यादा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सम पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसी होती है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। जैसे वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जानता है कोई? हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स वाली, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी 2e, है ना, अपॉन में m, और v की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन में m, है ना। बस अब e क्या है एम बी, कोई नहीं जानता, वी नॉट, कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? e एच वी नॉट, चुप कर। e की वैल्यू एच वी होती है, वी नॉट होती है क्या, वर्क फंक्शन क्या और एच न्यू नॉट होती है इसकी, और ये होती है इसकी, और ई वी नॉट होती है। ई तो है एनर्जी तो ई वी नॉट होती है ना, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल एच वी नॉट होती है। ई वी नॉट, हाँ ई वी नॉट होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे इसमें जो दे रखा है वो करते हैं ना। इसमें तो देखो भाई ये दे रखा है कि कंसिडर करो कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज e है, और जो वेलोसिटी उसको v मान लो, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2e अपॉन में m, और v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2e अपॉन में m। ठीक है, क्या करेंगे? वेवलेंथ जो होती है लैम्डा वो होती है h अपॉन में p, है ना, और जो v होता है वेलोसिटी वो हम जानते हैं 2e अपॉन में m है, और जो p मोमेंटम होता है वो होता है m। ये तीनों जानकारी हमारे पास पहले से है। तो हम क्या करेंगे, हम लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे h अपॉन में p यानी m, और v की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2e अपॉन में m। ये देख इधर ऐसे ये पुट करती, ये वाली बात आ गई इधर, ये वाली बात आ गई इधर, ये वाली बात आ गई इधर, तो यह आ गया लैम्डा बराबर h अपॉन में m अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन में m। हाँ, ये m और ये m, इस m से एक m कटा तो अंडर रूट ऑफ m बचा, क्या आया h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2em। ठीक है, ये है। अब e की वैल्यू क्या होती है, ई वी, यहाँ पे नोट नहीं लगाया वैसे सब्जी में, देख लो। तो हम इलेक्ट्रॉन के निकालने तो यहाँ पे e लिख देंगे, तो लैम्डा ऑफ e आ जाएगा h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2eVm। अब देखो जी, जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, वैल्यू पुट करनी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये आ जाएगा 6.62, इसकी वैल्यू होती है ना इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू, ये तो हो गया मास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.27 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की जगह हम 10 की पावर माइनस 10 भी लिख सकते हैं। ये तो सोल्व करना पड़ेगा। मेन चीज़ क्या थी बोलो, मेन चीज़ थी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है किसके, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हम ही जानते थे। और हम तो जानते थे कि इसकी वैल्यू ई वी नॉट के भी बराबर होती है, हम तो जानते थे कि इसकी वैल्यू बस इन सब के बराबर होती है।
एनर्जी होती है वैसे ही, है ना। यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू क्या होगी 2E अपॉन में m/, है ना। पी क्या होता है, mv होता है। लैम्डा क्या होता है, h अपॉन p। h अपॉन में p, h अपॉन में mv, है ना। h अपॉन में m अंडर रूट ऑफ 2E अपॉन में m, ये अंडर रूट m है, ये m है, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा बराबर में h अपॉन में अंडर रूट 2E को हम क्या लिख सकते हैं, EV m, बस। अब इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। वैसे अगर प्रोटॉन के लिए देखेंगे तो इसका मास 1.6 इंटू 10⁻27 होता है, इसी फॉर्मूले में रख दो, आ जाएगा। उसी के बाद अगर अल्फ़ा पार्टिकल का देखें तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, इसका जो मास होता है ना अल्फ़ा पार्टिकल का, वो 4 गुना होता है किसके, प्रोटॉन के मास के। और इसका जो चार्ज होता है ना, चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल का, वो 2 गुना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना। यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। बस अब वही इसके फॉर्मूले में रख दो, जो कि h अपॉन में अंडर रूट 2EVm है। यहाँ पे e की वैल्यू रख दो ये वाली, m की वैल्यू रख दो ये वाली, अंडर रूट ऑफ v छोड़ दो, बस। न्यूमेरिकल सोल्यूशन में बोले देंगे नहीं, तो इतना ही है बस। बाकी न्यूमेरिकल स्कूल में देख लेंगे।